बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। आज है बृहस्पतिवार, यानी कि कार्यक्रम वो जिसमें होंगे आपके सवाल, कृषि विशेषज्ञों के जवाब। लेकिन इससे पहले कि हम लोग लाइव फोन इन कार्यक्रम से जुड़े, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा जिला में मछली पालकों के लिए है कई योजनाएं। रांची जिला के डेयरी पशुपालक नेशनल गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए दे सकते हैं आवेदन। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला में मछली पालन के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें निजी क्षेत्र में रियरिंग तालाब निर्माण योजना, निजी तालाब में मोबाइल आधारित IoT उपकरण लगाना, केज मछली पालकों के लिए लाइफ जैकेट वितरण, उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों, मत्स्य बीज उत्पादकों, RRF समूहों, केज मछली पालकों और हैचरी संचालकों को पुरस्कार देना और निजी क्षेत्र में महाझींगा मछली पालन योजना शामिल है। इन योजनाओं से लाभ लेने के लिए 20 अगस्त तक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। रांची जिला के डेयरी पशुपालकों, डेयरी सहकारी समितियों, डेयरी पशुपालक संगठनों और व्यक्तिगत पशुपालकों से नेशनल गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित है। रांची जिला में नई पद्धति से दूध उत्पादन में वृद्धि करने वाले पशुपालक, देसी नस्ल के दुधारू गाय भैंस पालने वाले डेयरी पशुपालक और डेयरी समितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने वाले डेयरी सहकारी समिति या व्यक्तिगत डेयरी पशुपालक 15 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। सब्जी फसलों की खेती हो या अनाज वर्गीय फसलों की खेती, इनकी जैविक विधि से खेती करना ज़्यादा लाभकारी है। बाजार में जैविक उत्पादकों की अच्छी कीमत मिलती है। राज्य के किसान जैविक खेती करें, इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और जैव पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहेगा। देखिए, जैविक खेती के जैविक रासायनिक के संदर्भ में, रासायनिक खादों या रासायनिक दवाओं के संदर्भ में यदि आप बात करें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें लागत कम लगते हैं। क्योंकि जैविक जो भी उत्पाद का व्यवहार करते हैं वो लोकल संसाधन हम लोगों के आसपास ही उपलब्ध है, उसी से बना के हम करते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरा, हमारा जल जो ग्राउंड वाटर है वो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर्यावरण का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और चौथी बात, आज जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, लोगों को जो उत्पाद हम मार्केट में बेच रहे हैं तो उस उत्पाद की कीमत भी ज़्यादा मिल रही है। कहने का मतलब लागत कम है और मिट्टी पर्यावरण का स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए उत्पादकता भी बढ़ रही है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। किसान भाई बरसाती भिंडी की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर ले। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए सामान्य प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका लगाएं, जबकि संकर प्रभेदों में सोनल या सारिका लगा सकते हैं। भिंडी के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जबकि संकर प्रभेद की बुआई में 2.25 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य और संकर दोनों प्रभेदों की बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। भिंडी के सामान्य प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 और अर्का अनामिका की उत्पादन क्षमता औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेदों में सोनल और सारिका की उत्पादन क्षमता औसतन 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक कीटों को नियंत्रण करने के उपाय के बारे में। टमाटर के पौधों में जब फूल निकल आए तो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 लाख ट्राइकोग्रामा किलोनिस या ट्राइकोग्रामा ब्राजिलियनसिस खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। टमाटर फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। राजेंद्र बैगन, पंत बैगन, पंत सम्राट, ये सब प्रभेद हैं बैगन की फसल के। किसान भाई बहनों, आप तो ये जानते ही हैं। इसी तरह टमाटर फसल के भी बहुत सारे प्रभेद हैं। तो कैसे करें प्रभेदों का चयन जिससे कि हम अच्छी फसल ले सकें, साथ ही खेतों की तैयारी कैसे की जाए, इसी जानकारी को देने के लिए कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं स्टूडियो में और इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का। चलते हैं, मिलते हैं अपने विशेषज्ञ से और करते हैं बातचीत लाइव फोन इन कार्यक्रम में। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अक्सर हम देखते हैं कि टमाटर और बैगन की सब्जियों में कई तरह के कीड़े लग जाते हैं। कौन कौन से कीड़े लगते हैं और उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसी विषय पर हमारी आज बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, किसान भाइयों को भी जोहार और नमस्कार। किसान भाइयों, आमतौर पर सोलोनेसी कुल की जो सब्जियां हैं जिसमें टमाटर और बैगन शामिल हैं, कई तरह के कीड़े लगते हैं। तो हम डॉक्टर साहब सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रमुख रूप से कौन कौन से कीड़े लगते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि सब्जी की खेती करने में किसान को काफ़ी पूंजी लगाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, अच्छा खाद डालना पड़ता है। और इन सब करने के बावजूद भी अगर वो फसल सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो और यहाँ पर खास करके जो कीट जो है मुख्यतः, जैसा आपने कहा, बैगन में और टमाटर में। तो टमाटर की अगर मैं बात करता हूँ तो टमाटर में 2 तरह के कीड़े ज़्यादा लगते हैं। एक तो लगती है सफ़ेद मक्खी, जो कि टमाटर के पत्तियों से वो रस चूसती है और पत्तियाँ सिकुड़ से जाती है, क्योंकि ये नुकसान ज़्यादा करती है बीमारी फैलाने में। अगर ये मक्खी जो है एक स्वस्थ पौधे से में जा करके अगर बीमार पौधे पर बैठ के खाई हो तो वहाँ जा करके बीमारी फैला देती है और पत्ता उसका पूरा सिकुड़ जाता है। और दूसरा जो बहुतायत जो कीड़ा यहाँ देखा जाता है खास करके, वो फल छेदक कीड़ा होता है। जैसे फल बनता है तो उसमें फल छेदक कीड़ा जो है वो उसकी सुंडी होती है, वो फलों में छेद कर देती है। छेद करने के उपरांत क्या होता है कि उसका बाज़ार भाव गिर जाता है, कभी कभी सड़ भी जाता है और कभी कभी काफ़ी नुकसान हो जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खास करके कि अगर कभी कभी वर्षा नहीं हुई, थोड़ा सा ड्राउट जैसा हो गया, तो दीमक का भी प्रकोप दिखा जाता है। और जहाँ तक रही बैगन की बात, तो बैगन में जो आज के दिन में जो कीड़े लग रहे हैं उसमें भी पत्ती से रस चूसने वाले कीड़े खास करके एक महू है। और दूसरा जो यह मुख्यतः कीड़ा यहाँ पर लगता है बैगन का फल एवं प्रोह छेदक कीड़ा होता है। तो किसान भाई देखते होंगे कि जैसे ही सूट बनती है उसको छेद कर देता है, उसमें उसकी सुंडी घुस जाती है और उसका सूटी सूख जाता है। सूट जो है मतलब कली जो सर्स जो होता है, और उसके बाद जैसे ही फल बनता है वो फलों में वो कीड़े छेद कर देते हैं। छेद कर देने से क्या होता है, उसका बाजार मूल्य गिर जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि फल की आकृति भी बदल जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो मुख्यतः इस तरह के 2 तरह के कीड़े जो हैं खास करके लगते हैं। और बैगन और टमाटर और मिर्चा जो एक ही परिवार से आते हैं और उसमें इस तरह से काफ़ी उनका नुकसान करते हैं कीट जो है। बिल्कुल। जो कीड़े लगते हैं
जी। अलग अलग तरह के कीड़े लगते हैं, तो ये जो कीड़े लगते हैं इसमें किस तरह के लक्षणों से हम पहचान पाएंगे कि ये कीड़ा लगा है, माहू लगा है या कोई फलछेदा कीड़ा लगा है, किस तरह से हम इसको पहचान पाएंगे? देखिए, सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका ये है कीड़े का, अगर आप देखेंगे सफ़ेद मक्खी है, अगर सुबह के में जाएँ किसान भाई तो देखेंगे छोटी छोटी सी कीड़े जो हैं, सफ़ेद मक्खियाँ बैठी रहती है वो, और वो रस चूसती हैं। और इसका जो लक्षण दिखता है खास करके कि जब उनका प्रकोप होता है और जब ये बीमारी फैलाती है तो पत्तियां जो है कुकुड़ से जाती है, पूरा देखेंगे तो एक तो ये पहचान हो गया। और जब फल छेदक कीड़ा लगता है जो टमाटर में, उसमें देखेंगे फलों में छेद कर देते हैं, या अगर छेद नहीं कर पाए किसी कारण से, तो एक्चुअली होता क्या है, जब कीट नुकसान पहुंचाता है तो पौधा भी मेहनत करता है उसकी भरपाई के लिए, तो उसमें काले काले से धब्बे हो जाते हैं, हल्का हल्का सा छेद हो जाएगा और फलों की आकृति बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से पहचान सकते हैं। और जब खास करके अगर हम उसके वयस्क को देखेंगे तो एक फतिंगा होता है, तो वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, तो उसको पहचाना जा सकता है। और इसकी फल छेदक कीट की सबसे विशेषता ये है टमाटर वाली फल से की, इसकी जो सूंडी होती है आधा फलों के अंदर ही घुस के खाती है और आधा वो बाहर रहती है। तो इस तरह से इसको हम लोग पहचान सकते हैं। और रही जब बैगन में, तो बैगन में किसान भी बहुत आसानी से पहचान लेंगे, देखेंगे कि माहू जो होता है काला काला सा, जो जैसे सरसों में लगता है ना उसी टाइप का, वो बैठा रहता है, पत्तियों की मुलायम पत्तियों से वो रस चूसता है, मुलायम फूल से भी रस चूसता है, खास करके कभी कभी देखेंगे मुलायम कलियों पे भी बैठा रहता है। और जो फल का जो फ्रूट एंड फ्रूट बोरर जिसे कहते हैं, शीर्ष एवं फल बेधक कीड़ा, उसमें देखेंगे किसान भाई कि उनके खेत में बैगन लगा हुआ है तो उसकी कलियां जो ऊपर से जहाँ तहाँ वो सूख गई है, सूख करके नीचे गिर गई है। अगर उस कलियां को किसान भाई तोड़ेंगे, उसे फाड़ करके देखेंगे उसको, तो उसमें हरे हरे से पिल्लू दिखेंगे। तो एक तो वो हो गया। और वही पिल्लू जो है, वही कीड़ा जो है, जैसे फल बनता है तो फलों में छेद करता है, उसी के अंदर खाता है। ये भी एक लिपोडाप्टर्स तरह का फतिंगा होता है, वो भी आसानी से उसको पहचाना जा सकता है उसके नुकसान को। जी। डॉक्टर साहब, कीड़ों के बारे में हमारी बात हो गई, लक्षणों के बारे में हमारी बात हो गई, लेकिन इसके लिए दो तरह के उपाय किए जाते हैं। कई दफ़ा जैविक उपाय किया जाता है, कई दफ़ा रासायनिक उपाय किया जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कीड़े लग जाए तो हम क्या उपाय कर सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए, सबसे प्रथम अगर हम लोग कुछ इस तरह का काम करें कि प्रयास करें कि कीड़ा लगे ही ना जी, तो उसके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बैगन, टमाटर और मिर्चा एक ही परिवार से आता है और इसमें कई तरह के कीड़े लगते हैं और बीमारियां भी लगती है एक है, जो कि मुरझा बीमारी लगती है। तो हम लोग पहले सर्वप्रथम काम तो ये करें कि इसमें फसल चक्र अपनाएं। जिस खेत में किसान भाई अगर बैगन, टमाटर या मिर्चा लगाए हैं तो वो प्रयास करें कि 2 साल तक उसमें दूसरा फसल लगाएं, फूल गोभी लगा दें, बंदा गोभी लगा दें, लगातार एक ही तरह की फसल लगाए ना है। क्योंकि इसका क्या होता है कि इसके जो भूमि में रहने वाले जो बीमारी हैं वो बढ़ते जाते हैं। अगर लगातार उनको भोजन मिलता जाएगा तो अगर हम लोग फसल चक्र अपना लेंगे तो उनका जो है भोजन टूट जाएगा, भोजन का चक्र टूट जाएगा और इससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गर्मियों के समय में आप खेत की जुताई करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इसके जो बीमारी के जो जीवाणु होते हैं या कीट व्याधि के जो अंडे होते हैं, सूंडियाँ होती हैं, पीपा होती है, वो ज़मीन में छुपी रहती हैं। अगर उसको हम लोग नियमित रूप से अच्छी तरह से जुताई कर दें और धूप लग जाए तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। और तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जब हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, जब नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय हमको बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे नर्सरी जहाँ पे गिरा रहे हैं आप, वहाँ पर जब बीज को लगाएं तो बीज को जो है ट्रोकोडर्मा विरिडी जो है 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसका उपचार कर दें। तो उससे भी क्या होता है कि जितने मुरझाने वाले बीमारियां होती है वो नहीं लगती है। और किसान भाई ये करें, जैसे बैगन का कीड़ा होता है जो उसी समय नर्सरी में ही आकर के अंडा दे देता है वो, और वही अंडा जब मुख्य खेत में चला जाता है तो उससे बचाने के लिए भी अगर किसान भाई को संभव हो तो एक नायलॉन का नेट, नर्सरी तो छोटे जगह में लगाया जाता है, एक नायलॉन का नेट लगा दें ताकि उसमें दूसरे कीट ना आए, तो उसको उस तरह से किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फसल चक्र है। और दूसरी बात एक ये भी कर सकते हैं, जैसे गेंदा फूल लगाते हैं किसान भाई भी लगाते हैं, उससे अतिरिक्त भी होता है। अगर टमाटर लगाए हैं तो 16 लाइन पंक्तियाँ टमाटर के लगाने पर एक पंक्ति या गेंदा फूल के लगा दें, उससे भी बहुत सारे जो कीड़े होते हैं उससे बचाव हो जाता है। और खास करके एक सूत्री कृमि कीड़ा होता है, नेमाटोड भी होता है, जो कि जड़ों में कुखाड़े किसान भाई को देखेंगे गांठ बना जाता है, तो उससे पौधे सूखते हैं, तो उससे उसका भी प्रयोग हो जाता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि हम ऐसी प्रजाति का क्यों ना चुना करें, खास करके जिसमें कि कीट का प्रकोप भी कम होता है और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो झारखंड राज्य में हमारी भूमि अधिकतर अम्लीय है, वैसी परिस्थिति में देखते हैं कि हम लोग
उकटा रोग, मुरझा रोग का प्रकोप होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम बैगन की कुछ वैरायटियां हैं, स्वर्णश्री है, स्वर्णमणि है, स्वर्ण श्यामली है, अर्का निधि है, अर्का केशव है, अगर इसका हम लोग चुनाव करें तो इस प्रजाति में बैगन की ये शक्ति है कि इसमें जो मुरझा रोग लगता ही नहीं है, और अगर लगता भी है तो पौधा भी अपना हाथ बढ़ करके बना लेता है। मतलब कहिए कि एक तरह से एक चुनाव ही हो गया कि उसकी बीमारी ना हो। और जब भी अगर हम टमाटर की अगर चुनाव करते हैं वैरायटी का, जहाँ पर मुरझा रोग की समस्या है, तो वहाँ पर खास करके स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण नवीन है, स्वर्ण समृद्धि है, अर्का आभा है, अर्का केशव है, और इस तरह से अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी है किसान भाई जानकारी लेकर के, जो कि इसमें मुरझा रोग का प्रकोप ही नहीं होता है और कीट व्याधि का भी प्रकोप नहीं होता है। तो वो ऐसी वैरायटी का चुनिए, और ये प्रजाति जो है अच्छा उपज भी देती है और हमारे झारखंड राज्य में सूटेबल भी है। और तो इससे क्या होगा, दो फायदा हो जाएंगे, एक किसान को अच्छा उपज भी मिल जाएगा। और अच्छा उपज क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें बीमारियां नहीं आएगी, कीट नहीं आएंगे, तो लागत भी कम आएगी। तो इसका चुनाव करें और हमारा जो पर्यावरण बचेगा, इसमें दवा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर हम लोग उसका चुनाव कर लें तो काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। बिल्कुल, बहुत विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप खेती कर रहे हैं टमाटर और बैगन की, तो महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें फसल चक्र अपनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप मिट्टी की जो जुताई है वो सही समय पर करें ताकि जो कीड़े हैं वो मर जाएं। साथ ही साथ गेंदा फूल अगर आप लगा सकते हैं 16 पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति, तो इससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कीड़ों की या बात करते हैं रोग की, तो लग जाने पर कई तरह की दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। जी हाँ। हम जब बात करें बैगन फसल की या इस फसल के, बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी जी। तो बीजोपचार के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो दवा के द्वारा किया जा सकता है और दूसरा कुछ देसी उपाय भी किया जा सकता है। जी। तो बीजोपचार कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से किया जाना चाहिए? देखिए, बीजोपचार कर देने से खास करके बैगन में, टमाटर में, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों का होता है बचाव होता है। तो आज के दिन में ट्राइकोडर्मा विरिडी उपलब्ध है बाज़ार में, तो उसको भी 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचार कर लें। अगर अच्छा ये होगा किसान भाई के लिए कि अगर 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी ले लें और उसमें 10 केजी गोबर की खाद में उसको मिला करके 15 दिन के लिए छायादार स्थान में छोड़ दें, और उसको जो है नर्सरी में लगाएं। नर्सरी में जब डालते हैं उसी खाद का प्रयोग करें जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी हमने 100 ग्राम डाला हो और 10 केजी जो कंपोस्ट की डाला है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो बचा देती है, खास के मुरझा रोग से। और जो किसान भाई के पास अगर इस तरह के साधन नहीं है तो कुछ देसी उपाय भी हैं, जैसे पौधों में अगर हींग ले लें 1 ग्राम और हल्दी पाउडर ले लें 5 ग्राम और उसको 5 लीटर पानी में मिला दें। और 5 लीटर पानी में मिलाने के उपरांत जब भी बैगन और टमाटर का जो हम लोग पौधा को उखाड़ते हैं और नर्सरी में लगाने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें 4 घंटे उसके जड़ को डुबो दें। तो इससे भी बहुत सारे जो है ना कीट व्याधि जो खास करके मुरझा रोग से है उससे भी बचाव हो जाता है। और किसान भाई यहाँ यह जरूरी ध्यान रखें, किसान भाई जब भी आप लगाते हैं बैगन की खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं, तो यहाँ हमारी भूमि जो है अम्लीय है। अम्लीय भूमि में उकटा रोग बहुत ऐसा लगता है, और ये एक ऐसा रोग है कि काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान करते रहता है। पौधे हरे भरे रहते हैं और जैसे ही मतलब उसमें फूल आना शुरू होता है तो पौधे सूखना शुरू कर देते हैं, तो उनका भी बचाव इससे हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से करेंगे किसान भाई खास करके बीजोपचार, तो काफ़ी लाभ होगा। और दूसरी बात है ये कि जब किसान भाई अपने खेतों में जब मूल स्थान पर अपना बैगन टमाटर लगाते हैं, तो आप किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा कि नीम की खल्ली ले लें। नीम की खल्ली या करंज की केजी, ये 250 केजी प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। बाकी उसको डालने में ये ध्यान रखना है कि लगाने के 20 दिन के बाद 125 केजी नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की डालना है, और फिर 25 दिन के जब हो जाए फिर अगला जो टॉप ड्रेस लगाना है तो उसको भी करीब 20 दिन के बाद फिर 125 केजी डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भूमि में दीमक हो या खास करके भूमि में लगने वाले कीड़े हैं या शुरू की अवस्था में फल पत्तों से रस चूसने वाले कीड़े हैं, तो इससे भी काफ़ी उनका बचाव हो जाता है। तो ये भी कर सकते हैं। किसान भाई डॉक्टर साहब 10 का भी प्रयोग करते हैं या जीवामृत वगैरह का भी प्रयोग करते जी हैं। हाँ। ये कितना कारगर होता है? देखिए, ये भी बहुत कारगर है, क्योंकि इसमें होता ये है कि एक बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जनित बीमारी होते हैं, इसे जीवामृत कहते हैं, उससे भी नियंत्रण होता है। और पौधों की बढ़वार भी थोड़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि उस पर छिड़काव होता है, तो उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाती है और पत्ते बीमारियों से बचाव होता है।
तो ये भी एक अच्छा ये कार्य करता है, ये भी इसको भी हम कर सकते हैं। और माइट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो माइट के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि माइट यहाँ पर एक आम समस्या हो गई, खास करके बैगन, मिर्चा, टमाटर में। जिस तरह से लीची में भी देखते हैं लगता है, उस तरह से यहाँ पर माइट, ये जब गर्मी ज़्यादा पड़ता है खास करके, तो उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। इसमें आप किसान भाई देखेंगे पत्तियाँ जो हैं कुकुड़ से जाएगी, बिल्कुल सुकुड़ जाएगी, और किसान भाई समझते हैं कि ये कोई बीमारी है या कोई कीट है, तो कीट के लिए कीटनाशक डालते हैं, तो उससे भी उसका नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि ये माइट है। और दूसरी बात, बीमारी के लिए फंजिसाइड डालते हैं, फफूंदी डालते हैं, उससे भी इसका नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि ये माइट्स है। तो इसके लिए आज के दिन में बाज़ार में बहुत सारे माइट उपलब्ध हैं। डाइकोफाल है, ओ माइट है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप अगर छिड़काव कर दें किसान भाई, तो ये इससे क्या होता है कि सारे माइट से नियंत्रण होता है। और किसान भाई को माइट से बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे झारखंड राज्य में एक नई तरह की समस्या देखी जा रही है जो कि सब्जियों में भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बरसात का मौसम है और लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में कई दफ़ा हम देखते हैं कि खेतों में जल जमाव हो जाता है जी। तो जल जमाव अगर होता है तो कितना घातक हो सकता है? देखिए जब भी किसान भाई नर्सरी गिराएं तो ज़मीन को 6 इंच ऊंचा बना करके गिराएं। और जल जमाव होने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए फल आ रहा है तो फल सड़ने लगेगा, जहाँ सड़केगा। पौधे भी उतने सहनशील नहीं होते हैं, अगर ज़्यादातर जल हुआ तो उससे भी पौधे भी सूखने लगते हैं खास करके। और जब भी उस समय जल जमाव थोड़ी देर के लिए भी अगर हो गया और फल उसके जो है बैगन जैसे लंबे वाले फल भी हैं, थोड़ा सा झुक जाता है पौधा, वो मिट्टी में टच कर जाता है, तो उससे उसमें सड़न भी हो जाता है। तो जल जमाव से किसान भाई को अच्छा ड्रेनेज बनाना है, अच्छा ड्रेनेज से निकाल देना है पानी को ताकि वहाँ ना लगे, तो उससे भी काफ़ी उससे फ़ायदा हो जाएगा। और मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा वो कुछ क्रमबद्ध तरीके से काम करें। बीज डालने से लेकर के फसल तैयार होने तक अगर क्रमबद्ध तरीके से कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो आम दिनों में, तो उसको बहुत ही अच्छा फायदा है। जैसे मैंने पहले कहा, आप बीज का चुनाव कर लिए, बीज के चुनाव करने के बाद आप फसल चक्र अपना लीजिए, मैंने एक ही खेत में लगातार ना लगाइए। और जब भी आप लगाते हैं तो पंक्तियों में लगाएं। अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो थोड़ा पंक्ति के डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा देना है क्योंकि खेत में ज़्यादा घना होगा तो ज़्यादा बीमारियां आएगी। तो अगर पर्याप्त मात्रा में धूप मिलेगा तो उसमें बीमारी कम होगी, तो उसको करें। फिर बीज उपचार जैसे मैंने कहा उसे कर लीजिए और इंटरक्रॉप कर लीजिए। और शुरू के अवस्था में अगर देखते हैं टमाटर है या बैगन है तो उसमें पीला प्रपंच का प्रयोग करें। पीला ट्रैप जो होता है उसमें देखेंगे कि अगर उसमें कीड़े फंस रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रस चूसक कीट का प्रकोप होने वाला है। अगर रस चूसक कीट का प्रकोप होने वाला है, अगर दिख रहे हैं उसमें, तो नीम से निर्मित दवा का छिड़काव करें। आजकल एजाटेट्री 1000 ppm की 1500 ppm के बाज़ार में आपको उपलब्ध है। उसकी जो है आप 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला लें और मिलाने के ऊपर आप छिड़काव करेंगे तो इससे क्या होगा कि रस चूसने वाले कीड़े भी से भी बचाव हो जाएगा। और ख़ास करके रही गंधपास की प्रयोग करें। गंधपास का प्रकोप मतलब जैसे आप टमाटर है तो उसमें हिलकोबर्पा लगता है, हेलील्यूर आता है, और बैगन है तो उसमें लुसिडोल्यूर आता है। तो दोनों के ल्यूर अलग होते हैं। तो उसका प्रयोग करने से क्या होगा तो किसान भाई को समझ में आ जाएगा। अगर लगातार आपके कीड़े फंस रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं तो गंधपास में, तो उसी परिस्थितियों में अगर देखिए 5% से ज़्यादा नुकसान हो रहा है टमाटर में, तो उसमें इमेमेक्टिन बेंजोएट नाम की एक दवा आती है जो प्रोक्लेम के नाम से भी उपलब्ध है। उसकी जो है 1 ग्राम को 3 लीटर पानी में मिलाएं तो उससे भी छिड़काव कर दें। और अगर खास करके आपका टमाटर में, तो इससे भी फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है। बाकी मैं यहाँ किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, खास करके NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेट वायरसेस जो आता है वो हिलकोबर्पा को मारने के लिए काफ़ी पर्याप्त है, कंट्रोल करने के लिए, और हमारे पर्यावरण से भी बचता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह बैगन में जो खास करके आता है बेसिलस थुरिनजेंसी आती है, BT नाम की एक जैविक कीटनाशक आती है, उसके 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर भी छिड़काव करें तो उससे भी काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। तब रसायन का प्रयोग हमको तभी करना है जब हम देखें कि सारे कीट की आबादी बहुत गति से बढ़ रही है और उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, तभी हम लोग कीटनाशक रसायन का हम प्रयोग करें। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, अगर क्रमबद्ध तरीके से फसल को देखते रहें, उस अनुसार काम करें तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और रही बात बैगन के जो फल छेदक और सुड़ पोर्सर्स वेदक जो कीड़ा है, ये कीड़ा जो हमारे राज्य में रासायनिक किसान भाई ने अनुभव किया होगा कि इस कीड़े को मारने के लिए, नियंत्रण के लिए लोग दवा डालते हैं, तो दवा डालने के बाद भी कीड़ा नहीं मरता है। तो ऐसा पाया गया है कि इस कीट ने अपनी शारीरिक क्रिया प्रणाली में बदलाव ले आया है। अब बदलाव ले आने के प्रति जो कीटनाशक की जो मात्रा दी जाती है उससे वो नहीं नियंत्रण होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसको BT दे करके ही
बेसिलस थ्रियोजेनिस से भी कंट्रोल किया जा सकता है, नीम जनित से भी किया जा सकता है। और यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैगन के समय में तो बैगन की पेड़ी ना लें। मैंने कहने का मतलब बैगन जब आप लगाए हैं, जब बैगन तैयार हो गया तो खेत को अच्छी तरह से काट करके साफ़ कर दें, वरना उसी में वो कीड़ा जो है आगे के लिए बढ़ता है। और अगर खड़ी फसल में आपको कीट दिख रहा है तो जितने पौड़ जो हैं उसके सूट जो हैं उसमें इस कीट का अगर प्रकोप हुआ है तो उसको आप तोड़ लें, और तोड़ने के बाद उसको आप ज़मीन में गाड़ दें, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और ऐसा पाया गया है कि जो हरे वाले बैगन होते हैं उसमें इस कीट का प्रकोप कम होता है जो बैगनी कलर के बैगन से। तो जहाँ पर ज़्यादा प्रकोप होता है तो उसी तरह की आप वैरायटी का भी आप चुनाव करें। ऐसा किसान भाई अनुभव भी किए होंगे। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, अगर आप टमाटर और बैगन की खेती इस वक्त कर रहे हैं तो बहुत सारे सुझाव आपको दिए गए हैं डॉक्टर साहब के द्वारा। आप फसल चक्र अपना सकते हैं, खेत को अच्छी तरह से जुताई करके आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब आप फसल लगाते हैं तो जो उसकी डालियाँ हैं उसे हटाकर पूरी तरह से अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जहाँ तक संभव हो जैविक कीटनाशकों का ही उपयोग कीजिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे हम इजाज़त। नमस्कार।